नमस्कार सभी को। आज हम वाइट कॉलर क्राइम्स की मैराथन क्लास करेंगे। तो जब मैं ये नोट्स बनाने लगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं इसमें इमेजेस भी डालूं, पर फिर मैंने सोचा कि आप फिफ्थ में तो हो नहीं कि आपको इमेज के माध्यम से समझाना पड़े, पर नोट्स अच्छे लगे इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करके इमोजीज डाल दिए। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इसमें हम 5 टॉपिक जानेंगे। टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन, टॉपिक 2 वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी एंड रिलेटेड थियरीज, टॉपिक 3 वाइट कॉलर क्राइम्स इन डिफरेंट प्रोफेशंस, टॉपिक 4 द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, टॉपिक 5 द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी हम इतने सारे पॉइंट जानेंगे, तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। वाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एडविन सुथरलैंड ने 1939 में दिया था। उन्होंने डिफाइन किया कि क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। मतलब ये क्राइम्स वो लोग करते हैं जो एजुकेटेड और सोशली पावरफुल होते हैं, जैसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अपने ऑफिस पोजीशन का मिस यूज करके पैसा कमाने के लिए बिना वायलेंस के इलीगल काम करते हैं। एग्जाम्पल: फ्रॉड, एम्बेजलमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, टैक्स इवेजन और करप्शन जैसे अन्य क्राइम्स। फिर वाइट कॉलर क्राइम का स्कोप बहुत वाइड है। कॉरपोरेट फ्रॉड, बैंकिंग स्कैम्स, साइबर क्राइम, ब्राइबरी, टैक्स इवेजन, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सब इसके अंदर आते हैं। और ये क्राइम्स नॉन वायलेंट होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट और इकोनॉमी दोनों को डैमेज करते हैं। अब इंडिया में वाइट कॉलर क्राइम्स 20th सेंचुरी के मिड में ज़्यादा बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद संथानम कमेटी की रिपोर्ट ने पहली बार इस बात पे फोकस किया कि इलाइट क्लास भी करप्शन कर रहा है, जिससे पब्लिक मोरल्स और इकोनॉमी दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस। वाइट कॉलर क्राइम्स के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस तक लिमिटेड नहीं है। ये पब्लिक ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिपुटेशन को हार्म करते हैं और मोरल फैब्रिक को करप्ट कर देते हैं। इनकी वजह से पब्लिक के अंदर गवर्नमेंट और कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट रिजेंटमेंट बढ़ता है। अब चूंकि हम मेंसरिया जानते हैं, मेंसरिया हमने बीएनएस में या किसी ने पढ़ा होगा तो वो आईपीसी में पढ़े हैं। सेम यहाँ भी देखेंगे। नॉर्मली क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए गिल्टी माइंड मतलब मेंसरिया ज़रूरी होती है, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में कई बार इसका रिक्वायरमेंट रिलैक्स कर दिया गया है। लॉ कमीशन की 47th रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि कुछ सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स के केसेस में मेंसरिया इग्नोर करके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई करनी चाहिए, ताकि क्रिमिनल लूपहोल से बचे नहीं। लायबिलिटी कैसी? नेचर ऑफ लायबिलिटी। ये क्राइम्स इंडिविजुअल और कॉरपोरेट दोनों पे अप्लाई होते हैं। कॉरपोरेशंस को पनिश करने के लिए लॉ कमीशन ने कहा कि इम्प्रिजनमेंट के बजाय फाइन और रेपुटेशन लॉस देना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेशन के पास फिजिकल बॉडी नहीं होती। बर्डन ऑफ प्रूफ। ऐसे क्राइम्स में बर्डन अक्सर एक्यूज्ड पे शिफ्ट हो जाता है। गवर्नमेंट सिर्फ प्राइमा फेसाई
प्राइमा फेसाई केस इस्टेब्लिश करती है। बाद में एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ता है कि उसने रूल फॉलो किया। ये रिवर्सल ऑफ बर्डन वाइट कॉलर और सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स में कॉमन है। और इंडिया में फॉर्मल सेंटेंसिंग पॉलिसी नहीं है, पर कोर्ट्स प्रोपोर्शनलिटी और डिटरेंस प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। 47th रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि मिनिमम पनिशमेंट बढ़ाया जाए और जुडिशियल डिस्क्रिशन को लिमिट किया जाए ताकि डिटरेंस इफेक्ट रहे और ऑफेंडर्स एस्केप ना कर सकें। फिर डिस्टिंक्शन एमंग वाइट कॉलर क्राइम्स, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ट्रेडिशनल क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड ऑक्यूपेशनल क्राइम। देखो, वाइट कॉलर क्राइम, नॉन वायलेंट क्राइम्स बाय अपर क्लास, प्रोफेशनल्स फॉर फाइनेंशियल गेन। एग्जाम्पल, कॉरपोरेट फ्रॉड, इंसाइडर ट्रेडिंग और डिफरेंसेस कमिटेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी बाय इलाइट्स। सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स जो इकोनॉमी या सोसाइटी के स्ट्रक्चर को हार्म करते हैं। एग्जाम्पल, टैक्स इवेजन, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। की डिफरेंस क्या है कि ब्रॉडर कैटेगरी वाइट कॉलर ऑफेंसेस इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू देम। ट्रेडिशनल वायलेंट या डायरेक्ट फिजिकल हार्म वाले क्राइम्स जैसे मर्डर, थेफ्ट, असॉल्ट। की डिफरेंस, फिजिकल इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज होता है, यूजुअली लोअर क्लास ऑफेंडर्स। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आपको किसी ऐसे वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको नोट कर लीजिए और बाद में खुद से देखिएगा। अभी मैं पूरा बताने चलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे होर्डिंग है। अब होर्डिंग अगर मान लो ना समझ में आता हो आपको तो ये नोट कर लो कि सोशियो इकोनॉमिक होर्डिंग क्या होता है। होर्डिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। होर्डिंग होता है जैसे कोई सामान, जैसे मान लो कोई अनाज है। अब अनाज किसी पर्टिकुलर समय पर, जिस समय पर उस अनाज का भाव बहुत गिरा हुआ है, आप खरीद कर बहुत सारा अनाज कहीं पर इकट्ठा करके रख लो, फिर उस टाइम पर बेचो जिस टाइम पर उसका भाव बहुत चढ़ा हुआ है, तो वो इलीगल है। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसे ही होर्डिंग कहा जाता है। तो आप ऐसे जो सेंटेंस या जो वर्ड्स इसमें आ रहे हैं वो आपको अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप उसको लिख लीजिए, फिर उसी कंटेक्स्ट में जाके सर्च करिएगा या आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। यहाँ जस्ट मैं आपको एक लाइन में सिर्फ रिवीजन करवाने आया हूँ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सिस्टमैटिक और प्लान्ड इलीगल ऑपरेशंस बाय ग्रुप्स। एग्जांपल, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग। इसमें ग्रुप बेस्ड एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। ऑक्यूपेशनल क्राइम, एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन के कोर्स में ऑफेंस। एग्जांपल, मेडिकल नेग्लिजेंस, लॉयर चीटिंग क्लाइंट। इसमें कमिटेड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉब ड्यूटीज। अब रिपोर्ट्स देखेंगे। द संतानम कमेटी रिपोर्ट 1964 एंड द 47th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1972। संतानम कमेटी रिपोर्ट, होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने के संतानम कमेटी बनाई थी करप्शन और वाइट कॉलर क्राइम्स पे कंट्रोल के लिए। कमेटी ने कहा कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के साथ एलाइड क्लास ने मोनोपोलीज क्रिएट कर ली है, जिससे करप्शन बढ़ गया है। और ये रिपोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाने की रिकमेंडेशन दी थी और फर्स्ट टाइम वाइट कॉलर क्राइम टर्म को पॉलिसी लेवल पर इम्पोर्टेंस दी। 47th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1972, जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर के अंडर लॉ कमीशन ने ट्रायल एंड पनिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस पर रिपोर्ट दी। रिपोर्ट ने कहा कि कॉरपोरेशंस को भी पनिश किया जाए फाइन के थ्रू और
मेंसरिया रिक्वायरमेंट को रिमूव करके स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई हो और मिनिमम पनिशमेंट इंक्रीज की जाए और स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं फॉर स्पीडी डिस्पोजल। ये रिपोर्ट ने इंडियन पीनल पॉलिसी को सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए रिफॉर्म करने का बेस दिया। अब जो टॉपिक 1 में सारे सब टॉपिक्स थे वो यहाँ पर पूरे हो चुके। फिर अब हम देखेंगे टॉपिक 2। टॉपिक 2 में क्या क्या है? एडविन एच सुथरलैंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी, और ये ए, और बी है द थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन बाय एडविन एच सुथरलैंड, और रेशनलाइजेशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स फ्रॉड ट्रायंगल बाय डोनाल्ड ट्रेसी। इसको आप कान खोल कर सुनिएगा ध्यान से। एडविन एच सुथरलैंड कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी। एडविन जी कहते हैं, एडविन जी एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1939 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में फर्स्ट टाइम वाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये कहते क्या हैं? उन्होंने कहा, ये उसने नहीं यार, उन्होंने कर लो ये। उन्होंने कहा कि क्रिमिनोलॉजी सिर्फ लोअर क्लास के क्राइम्स पे फोकस कर रही है, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, लेकिन जो रिस्पेक्टेबल लोग भी अपने प्रोफेशन के दौरान क्राइम करते हैं, बस उन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। फिर इनकी डिफिनीशन क्या देते हैं ये? सुथरलैंड ने डिफाइन किया, वाइट कॉलर क्राइम इज अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ हाई सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्टेबिलिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। इसका मतलब है कि वो लोग जो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड पोजीशन पे हैं, जैसे बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, अगर अपने ऑफिस के दौरान फ्रॉड, ब्राइबरी या मैनिपुलेशन करते हैं तो वो भी क्राइम है। और उनका पर्पज क्या था? उनका मेन एम था क्राइम को सोशल क्लास के बियॉन्ड समझना। मतलब क्राइम किसी एक लोअर क्लास तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने ये बताया कि एलाइट लोग भी इलीगल काम करते हैं, बस उनके क्राइम्स को मोरल वायलेशंस के टैग के पीछे छुपा दिया जाता है। एग्जाम्पल्स: बैंक फ्रॉड, कॉरपोरेट स्कैंडल, इनसाइडर ट्रेडिंग, पॉलिटिकल करप्शन, फाइनेंशियल स्कैम, सब वाइट कॉलर क्राइम्स के एग्जाम्पल्स हैं। पर इनके कॉन्सेप्ट पर क्रिटिसिज्म क्या आता है? क्रिटिक्स ने बोला कि सुथरलैंड का फोकस सिर्फ अपर क्लास ऑक्यूपेशनल कंटेक्स्ट तक लिमिटेड था। मतलब कि अगर एक मिडिल क्लास पर्सन भी ऑफिस में फ्रॉड करे तो वो सुथरलैंड के डिफिनीशन के अंडर नहीं आता, और इसलिए मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट ने डिफिनीशन को ब्रॉडन किया। फिर सेकंड सब टॉपिक क्या है? द थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन बाय एडविन। सुथरलैंड ने अपनी थियरी ऑफ डिफरेंशियल, मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है पर ठीक है जो है, सुथरलैंड ने अपनी थियरी को ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन 1939 में दी। इस थियरी के मुताबिक क्रिमिनल बिहेवियर इज अ लर्नेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मतलब कोई भी इंसान जन्म से क्रिमिनल नहीं होता, वो अपने इन्वायरमेंट और एसोसिएशन के थ्रू क्राइम सीखता है। इसके 9 प्रीपोजिशंस हैं। क्या क्या? क्राइम एक लर्नेड बिहेवियर है, इनहेरिटेड नहीं। ये लर्निंग होती है ग्रुप्स के कांटेक्ट और कम्युनिकेशन से। बिहेवियर सीखने में दोनों चीज़ें आती हैं, टेक्निक्स मतलब हाउ और मोटिव्स मतलब वाई। जब कोई पर्सन अपने आसपास ज़्यादा लोगों से गलत बिहेवियर जस्टिफाई करना सीखता है तो वो क्रिमिनल बनने लगता है। नाराज़गी या प्रेशर से नहीं बल्कि डिफिनीशन फेवरेबल टू लॉ वायलेशन से क्राइम होता है।
और ये प्रोसेस अर्ली, फ्रिक्वेंट और क्लोज एसोसिएशन से डेवलप होती है। क्राइम और नॉन क्राइम दोनों के लर्निंग मेथड्स सेम हैं, जैसे इमिटेशन और कम्युनिकेशन। ये प्रोसेस किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन अर्ली सोशलाइजेशन से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कल्चरल और ग्रुप डिफरेंसेस से क्रिमिनल बिहेवियर वेरी करता है। अब एप्लीकेशन टू वाइट कॉलर क्राइम। बिजनेस वर्ल्ड में डिफरेंशियल एसोसिएशन होता है। जैसे एक अकाउंटेंट अगर अपने सीनियर्स को फ्रॉडलेंट अकाउंटिंग करते देखे तो वो भी ये सीखता है कि ये एक्सेप्टेबल प्रोफेशन कल्चर है। मतलब वाइट कॉलर क्रिमिनल्स अपने पीयर ग्रुप के बिहेवियर से मोटिवेटेड होते हैं, नॉट जस्ट ग्रीड से। थर्ड टॉपिक क्या है? रेशनलाइजेशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स, फ्रॉड ट्रायंगल बाय डोनाल्ड क्रेसी। ओरिजिन: डोनाल्ड आर क्रेसी सुदरलैंड का स्टूडेंट था। उसने अपने 1950s के पीएचडी रिसर्च में 200 एम्बेजलर्स का स्टडी करके फ्रॉड ट्रायंगल थियरी दी। इसका क्या कॉन्सेप्ट था कि क्रेसी ने बताया कि फ्रॉड कब होता है। उसके पीछे 3 मेन फैक्टर्स ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं। प्रेशर मतलब मोटिव, अपॉर्चुनिटी और रेशनलाइजेशन। प्रेशर या मोटिव, ये वो इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रेस है जो पर्सन को फ्रॉड करने पे मजबूर करता है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल स्टेटस मेंटेन करना या डेब्ट रीपे करना। एग्जाम्पल: एक बैंक मैनेजर के ऊपर लोन रिकवरी का प्रेशर है तो वो अकाउंट्स मैनिपुलेट कर सकता है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी, अगर पर्सन के पास सिस्टम को मैनिपुलेट करने का चांस है, जैसे वीक इंटरनल कंट्रोल या ब्लाइंड ट्रस्ट, तो वो फ्रॉड करने का अपॉर्चुनिटी पा जाता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक एम्प्लॉय जिसके पास कंपनी के अकाउंट्स का फुल एक्सेस हो और कोई सुपरविजन ना हो, तो वो फ्रॉड कर सकता है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। रेशनलाइजेशन, ये सबसे साइकोलॉजिकल पार्ट है जिसमें ऑफेंडर अपने एक्ट को जस्टिफाई करता है कि सब करते हैं, अरे मैं बस बोरो कर रहा हूँ, या कंपनी मुझे अंडरएस्टिमेट करती थी। मतलब अपने आप को मोरली सही दिखाने के लिए रीजनेबल बना लेता है। अब फ्रॉड डायमंड थियरी क्या कहती है? लेटर स्कॉलर्स वॉल्फ और हरमनसन ने एक 4th एलिमेंट ऐड कर किया, कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा स्किल और कॉन्फिडेंस के बिना फ्रॉड कर ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड टॉपिक में थोड़ी सी समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। इसमें आप देखोगे कि फ्रॉड ट्रायंगल बाय डोनाल्ड क्रेसी। डोनाल्ड क्रेसी जो होते हैं वो फ्रॉड को ट्रायंगल में विभाजित करते हैं। मतलब कि ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स। पहला कॉर्नर कौन सा? प्रेशर या मोटिव। दूसरा कॉर्नर अपॉर्चुनिटी और तीसरा कॉर्नर रेशनलाइजेशन, जिसको ये आगे डिफाइन करते हैं। फिर स्कॉलर्स जैसे वॉल्फ और हरमनसन ने एक 4th एलिमेंट भी ऐड किया। वो क्या थी? कैपेबिलिटी। अब ये ट्रायंगल थियरी ना कह करके ये कहते हैं फ्रॉड डायमंड थियरी, जिसमें चौथा पॉइंट क्या रहता है? कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा कि स्किल और कॉन्फिडेंस के बिना कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता। फिर थर्ड टॉपिक, अब यहाँ से आपको थोड़ा लेंदी मिलेगा और इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा है, और इसके बाद से आपको केसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से ये शुरू करते हैं हम। थर्ड टॉपिक है वाइट कॉलर क्राइम्स इन डिफरेंट प्रोफेशंस।
जिसमें टैक्स इवेजन, कॉर्पोरेट फ्रॉड, हेल्थ केयर फ्रॉड, मिस ब्रांडिंग एंड एडल्ट्रेशन, एजुकेशन फ्रॉड। ये हम जल्दी जल्दी से समझेंगे। टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब है कि व्यक्ति या कंपनी अपनी असल आमदनी, मुनाफा या इनकम को छुपाता है या कम दिखाता है ताकि कम टैक्स देना पड़े। कैसे होता है? इनकम को अंडर रिपोर्ट करना, फेक एक्सपेंसेस दिखाना या ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा छुपाना। इसका इफेक्ट क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान, सरकारी विकास के लिए पैसा कम मिलता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, फाइन, जेल या दोनों। कॉर्पोरेट फ्रॉड। कॉर्पोरेट फ्रॉड में एक या अधिक लोग मिलकर कंपनी के अकाउंट्स और रिपोर्ट्स में झूठ बोलते हैं। कैसे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करना, फॉल्स अर्निंग्स रिपोर्ट करना या एसेट्स को गलत दिखाना। टाइप्स: पॉन्जी स्कीम्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, किकबैक्स, ब्राइबरी। इसके इफेक्ट: इन्वेस्टर का पैसा खो सकता है, कंपनी की इमेज खराब होती है, इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इनमें इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? अक्सर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की। हेल्थ केयर फ्रॉड क्या क्या होते हैं? हेल्थ केयर प्रोफेशन में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज जैसे फेक बिलिंग, अननेसेसरी टेस्ट करवाना, बोगस मेडिकल क्लेम्स, फेक प्रेस्क्रिप्शंस। इसके क्या क्या केसेस होते हैं कि ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं या एक्सेसिबली कॉस्टली ट्रीटमेंट लिखना। इसमें इन्वॉल्वमेंट कौन? फेक डॉक्टर्स या अनक्वालिफाइड स्टाफ। इफेक्ट क्या होता है? पेशेंट की जान को खतरा, हेल्थ केयर सिस्टम की क्रेडिबिलिटी गिरती है। अगला ये भी वाइट कॉलर क्राइम में आएगा, मिस ब्रांडिंग एंड एडल्ट्रेशन। मिस ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट के नाम, इंग्रेडिएंट्स या मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स को गलत दिखाना, जैसे एक्सपायरी डेट बदल देना। एडल्ट्रेशन में प्रोडक्ट में मिलावट करना, जैसे एक्सेस वाटर, हार्मफुल केमिकल्स या सस्ती चीज़ें मिलाना। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कंज्यूमर ट्रस्ट टूटता है, हेल्थ रिस्क बढ़ता है। एजुकेशन फ्रॉड क्या क्या होता है? एजुकेशन सेक्टर में फ्रॉड कई तरह से होते हैं। फेक डिग्रीज या सर्टिफिकेट बनाना, एडमिशन में भ्रष्टाचार, डोनेशन के नाम पर गलत पैसा लेना, कोचिंग इंस्टीट्यूट फेक प्रॉमिसेस करके स्टूडेंट्स को रुलाते हैं, और असली टैलेंटेड स्टूडेंट को नुकसान, एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू गिरती है। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम: फाइनेंशियल लॉस, ट्रस्ट इरोजन और सिस्टमेटिक डैमेज होता है। इसके लीगल एक्शन क्या होते हैं? और क्राइम का अलग अलग एक्शन और पनिशमेंट लॉ के अंडर होता है, और सही लीगल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब हम इनमें आगे कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। डोरिन एमसी बर्नेट, वाइटर देन वाइट कॉलर क्राइम। डोरिन एमसी बार्नेट का ये आर्टिकल द ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने एक फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव दिया है कि कैसे वाइट कॉलर क्राइम्स, स्पेशली कॉरपोरेट्स और वेल्दी इंडिविजुअल्स, अपने इलीगल या अनएथिकल कामों को लीगली क्लीन दिखाने के लिए कम्प्लेक्स लीगल और सोशल स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। तो एमसी बर्नेट के अकॉर्डिंग सोसाइटी में क्राइम का कॉन्सेप्ट बहुत सिलेक्टिव है। अगर कोई आम आदमी टैक्स नहीं देता तो उसे टैक्स इवेडर बोला जाता है, एक क्रिमिनल। लेकिन अगर एक कॉरपोरेट या रिच बिजनेसमैन लीगल लूप होल्स का यूज करके टैक्स बचाता है तो उसे स्मार्ट बिजनेसमैन या टैक्स प्लानर बोला जाता है। तो यही दोनों का इंटेंशन सेम है, टैक्स बचाना, पर एक को जेल और दूसरे को रिस्पेक्ट मिलती है। तो टैक्स इवेजन वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस, ये जानेंगे। एमसी बार्नेट ने इन दोनों के बीच सब्टल डिफरेंस एक्सप्लेन किया। टैक्स इवेजन क्या है? इलीगल एक्ट है जिसमें आदमी अपनी इनकम या प्रॉफिट छुपाता है ताकि टैक्स ना देना पड़े, ये क्लियरली लॉ के अगेंस्ट है। और टैक्स अवॉइडेंस क्या है? लीगल लूप होल्स का यूज करके टैक्स कम देना या बचाना टेक्निकली लीगल है लेकिन मोरली क्वेश्चनेबल है। उन्होंने कहा कि टैक्स अवॉइडेंस एक गेम ऑफ अपीयरेंस है जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस का सहारा लेकर कोई अपने एक्शन को लीगल बना लेता है, चाहे उसके पीछे इंटेंशन इवेजन जैसा ही क्यों ना हो।
एमसी बार्नेट ने अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, जजेस, बैंकर्स और टैक्स ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ किए और देखा कि इन सब लोगों का एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि सिस्टम को कैसे ट्विस्ट करना है बिना पकड़े जाए। और ये लोग लॉ के लैंग्वेज और टेक्निकलिटीज़ का यूज़ करते हैं ताकि क्रिमिनल स्टिग्मा उनके क्लाइंट्स तक ना पहुंच सके। उनके एनालिसिस से पता चलता है कि लीगल प्रोफेशनल्स एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देते हैं जहां से इलीगलिटी और लेजिटिमेसी की लाइन धुंधली हो जाती है। वाइटर देन वाइट द आयरनी, वाइटर देन वाइट द आयरनी। टाइटल का फ्रेज वाइटर देन वाइट एक्चुअली एक सटायर है। एमसी बार्नेट कहना चाहती हैं कि ये वाइट कॉलर क्रिमिनल्स अपने आप को इतना क्लीन दिखाते हैं जैसे वो लॉ के ऊपर हों। उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स और कंसल्टेंट्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो उनकी इमेज को मेंटेन करता है। यानी जब आम लोग क्राइम करते हैं तो उन्हें क्रिमिनल बोला जाता है, पर जब इलाइट लोग फाइनेंशियल मैनिपुलेशन करते हैं तो उन्हें इनोवेटिव या फाइनेंशियली सेवी कहकर लीगल कवर मिल जाता है। वह संदेश क्या है कि एमसी बार्नेट का मेन आर्गूमेंट ये है कि वाइट कॉलर क्राइम को समझने के लिए सिर्फ लॉ नहीं बल्कि सोशल परसेप्शन भी समझना ज़रूरी है। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में लीगलिटी एक मैनेज्ड परफॉर्मेंस बन जाती है जिसमें अपीयरेंस ऑफ कंप्लायंस ही काफ़ी है, चाहे सब्सटेंस कुछ और हो। इस तरह वाइट कॉलर क्राइम सिर्फ फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग नहीं बल्कि इमेज मैनेजमेंट और मोरल जस्टिफिकेशन का भी गेम है। इसकी एक सिंप्लीफाइड समरी ये है एक सिंपल लाइन में कि डोरेन एमसी बार्नेट ने दिखाया कि बड़े बिजनेस और अमीर लोग टैक्स और फ्रॉड के मामलों में अपने आप को कानूनी और सामाजिक इल्ज़ाम से बचाने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। और ये ट्रिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि उनके क्राइम्स न सिर्फ मुश्किल से पकड़े जाते हैं बल्कि कभी कभी लीगल अचीवमेंट के रूप में सेलिब्रेट भी होते हैं। इसमें हम केस देख लेंगे एक नेस्ले इंडिया लिमिटेड वर्सेस द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बैकग्राउंड ऑफ द केस, ये केस तब सामने आया जब FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नेस्ले इंडिया के पॉपुलर प्रोडक्ट मैगी नूडल्स पर नेशन वाइड बैन लगा दिया। बैन का रीज़न था एलिज्ड एक्सेसिव लीड कंटेंट जो फूड सेफ्टी लिमिट्स से ज़्यादा था और मिसलीडिंग लेबलिंग, नो एडेड MSG लिखने के बावजूद मोनोसोडियम ग्लूटामेट के ट्रेसेस पाए गए। समझे कि इसमें क्या था, मिसलीडिंग लेबलिंग थी। इसमें लिखा था नो एडेड MSG, इसको लिखने के बावजूद भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट के ट्रेसेस पाए गए। नेस्ले ने इस बैन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, आर्गुइंग दैट अथॉरिटीज़ ने प्रोसीजरल फेयरनेस फॉलो नहीं किया और सैम्पलिंग टेस्टिंग प्रोसेस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के प्रोविजंस के अगेंस्ट थी। अब हम रिलेवेंट प्रोविजन देखेंगे ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, सेक्शन 16 एंड 18, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी। FSSAI को पावर दी गई है टू इंश्योर सेफ एंड होलसम फूड। अथॉरिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकती है जैसे प्रोडक्ट रिकॉल, बैन या प्रोहिबिशन अगर कोई फूड अनसेफ हो। सेक्शन 18 कहता है कि सारे एक्शंस ट्रांसपेरेंसी और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सेक्शन 26 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड, हर फूड बिजनेस ऑपरेटर जैसे नेस्ले पर जिम्मेदारी होती है कि उनका प्रोडक्ट प्रेस्क्राइब्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। अगर प्रोडक्ट अनसेफ निकले तो ऑपरेटर को लायबल ठहराया जा सकता है।
सेक्शन 28 क्या कहता है? पावर टू सीज और डिटेन फूड। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को पावर मिलती है टू इंस्पेक्ट, सीज और टेस्ट फूड सैंपल्स अगर उन्हें डाउट हो कि फूड अनसेफ है। सेक्शन 46 प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि सैम्पलिंग साइंटिफिकली और फेयरली हो, सैंपल प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए, प्रॉपर सीलिंग, लेबलिंग और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हो, सैंपल एक्रेडिटेड लैब में टेस्ट हो। सेक्शन 47 मैनर ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। टेस्टिंग के मेथड्स और लैब्स FSSAI के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर प्रोसीजर्स वायलेट हुए तो टेस्ट अनरिलायबल माना जा सकता है। सेक्शन 48 क्या कहता है? राइट्स ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। फूड ऑपरेटर्स को राइट होता है कि अपील करने का और अपना साइड एक्सप्लेन करने का बिफोर एनी एडवर्स ऑर्डर इज पास्ड। इनको ये राइट होता है कि ये अपील कर सकते हैं और अपना साइड एक्सप्लेन कर सकते हैं बिफोर एनी एडवर्स ऑर्डर इज पास्ड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैन को सेट असाइड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि FSSAI और स्टेट अथॉरिटीज़ ने प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वायलेट किए हैं, स्पेशली सेक्शन 46 एंड 47, ये और ये प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस और मैनर ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। फिर सैम्पलिंग और टेस्टिंग प्रोसेस फेयर नहीं थी। सैंपल अलग अलग बैचेज और पैकेट से बिना प्रॉपर सीलिंग के लिए गए थे और एक्रेडिटेड लैब्स में टेस्टिंग नहीं हुई। नेस्ले को अपना साइड एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया, जो सेक्शन 18 के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। कोर्ट ने सैम्पलिंग और रीटेस्टिंग का ऑर्डर दिया। इंडिपेंडेंट एंड एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज में, देखो फिर से, नेस्ले को अपना साइड एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया गया, जो सेक्शन 18 के प्रिंसिपल के खिलाफ था, और कोर्ट ने फ्रेश सैम्पलिंग और रीटेस्टिंग का ऑर्डर दिया इंडिपेंडेंट और एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज में। इसको हम लेबोरेटरीज ना पढ़ के लैब्स भी पढ़ सकते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि इसमें जजमेंट जो आया कि फ्रेश सैम्पलिंग और रीटेस्टिंग हो प्रोडक्ट की, और वो भी ऐसी लैब्स में जो इंडिपेंडेंट और एक्रेडिटेड हो। सिग्निफिकेंस ऑफ द केस, बैलेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ एंड कॉर्पोरेट राइट्स। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि फूड सेफ्टी लॉ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं बल्कि फेयर रेगुलेटरी प्रोसेस भी है। एम्फेसिस ऑन प्रॉपर प्रोसीजर। अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्टली FSSAI के प्रोसीजरल फ्रेमवर्क फॉलो करना जरूरी है बिफोर बैनिंग और रिकॉलिंग अ प्रोडक्ट। कोर्ट ने लेबलिंग इशू लाइक नो एडेड MSG पर भी क्लैरिटी दी कि मिसलीडिंग लेबलिंग अवॉइड करने के लिए कंपनीज को एक्यूरेट डिक्लेरेशंस देनी चाहिए। और इस जजमेंट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि FSSAI की पावर्स एब्सोल्यूट नहीं है, उन्हें प्रोसीजरल फेयरनेस के अंदर ही एक्सरसाइज करना होगा। इसकी एक सिंप्लीफाइड समरी जानेंगे कि नेस्ले केस ने दिखाया कि फूड सेफ्टी के नाम पर अथॉरिटीज़ बिना ड्यू प्रोसेस के एक्शन नहीं ले सकती, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ मस्ट प्रोटेक्ट बोथ कंज्यूमर्स एंड कंपनीज एंड एनी बैन मस्ट फॉलो साइंटिफिक टेस्टिंग, फेयर हियरिंग एंड प्रोसीजरल कंप्लायंस। फिर हम देखेंगे एक दूसरा आर्टिकल, विलियम जी टियरने एंड निधि एस साबरवाल, एनालाइजिंग द कल्चर ऑफ करप्शन इन इंडियन हायर एजुकेशन, पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, वॉल्यूम 87, 2016, pp 67। इस आर्टिकल में ऑथर्स टियरने और साबरवाल ने इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में करप्शन के स्ट्रक्चरल और कल्चरल डायमेंशंस को एनालाइज किया है। उनके हिसाब से करप्शन यहाँ एक वे ऑफ फंक्शनिंग बन चुका है।
जो सिर्फ पैसा या ब्राइब तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पावर डायनेमिक्स, फेवरेटिज्म और इंस्टीट्यूशनल एपैथी तक फैला हुआ है। ऑथर्स कहते हैं कि करप्शन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में डीपली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बढ़ने के बाद एडमिशन और रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस में मिडलमैन और डोनेशंस का सिस्टम कॉमन हो गया है। स्टूडेंट्स के लो अटेंडेंस, प्लेगरिज्म और प्रॉक्सी कल्चर को भी उन्होंने करप्शन के एक फॉर्म के रूप में समझा। ये एक एवरीडे करप्शन है जो ग्रेजुअली सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को वीकन करती है। ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट, आर्टिकल पॉइंट आउट करता है कि कुछ टॉप लेवल ऑफिशियल्स भी इस करप्ट सेटअप का हिस्सा हैं, जहां मेरिट के बजाय पॉलिटिकल या पर्सनल कनेक्शन से डिसीजंस लिए जाते हैं। आरटीआई का क्या रोल है इसमें? आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई एक इफेक्टिव वेपन हो सकता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अक्सर उसे अंडरमाइन करती है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है ताकि अकाउंटेबिलिटी से बचा जा सके। इसका कंक्लूजन क्या था? टियर्नी और साबरवाल कंक्लूड करते हैं कि करप्शन इंडिया के हायर एजुकेशन में एक कल्चरल प्रॉब्लम बन गई है, जिसे सिर्फ लॉ से नहीं बल्कि एथिक्स, अवेयरनेस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से ही दूर किया जा सकता है। और उन्होंने सजेस्ट किया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज़्म बढ़ाकर ही हायर एजुकेशन की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हो सकती है। फिर जैक्स हल्लक एंड मोरियल पॉइजन, करप्ट स्कूल्स, करप्ट यूनिवर्सिटीज, व्हाट कैन बी डन। एक और आर्टिकल, इसमें हम देखेंगे यूनेस्को के इनिशिएटिव के रूप में लिखी गई ये बुक और पॉइजन की तरफ से एक पॉलिसी ओरिएंटेड स्टडी है जो एजुकेशन सेक्टर में करप्शन के कॉजेज, मैनिफेस्टेशन और कंट्रोल के तरीके बताती है। ऑथर्स का कहना है कि एजुकेशन में करप्शन एक हिडन कॉस्ट है जो लर्निंग आउटकम्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट दोनों को डैमेज करता है। ये कहते हैं कि करप्शन प्राइमरली एक एथिकल फेलियर है, जहां टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स सभी लेवल पर अकाउंटेबिलिटी वीक होती है। एजुकेशन सिस्टम के कुछ मेजर पॉइंट जहां करप्शन पाई जाती हैं वो हैं टीचर रिक्रूटमेंट और पोस्टिंग, एडमिशन और एग्जामिनेशन सिस्टम, प्रोक्योरमेंट और रिसोर्सेस और फंड एलोकेशन, सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बुक एम्फेसाइज करती है कि क्लियर रूल्स, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स और इफेक्टिव मॉनिटरिंग से ही करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस लाइक पेरेंट्स एसोसिएशंस भी इसेंशियल हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, एथिकल ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन मैनेजर्स। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी पॉलिसी रिकमेंडेड हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, एथिकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मैनेजर्स, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस अगेंस्ट माल प्रैक्टिस और पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फंड्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस। ये हम जल्दी जल्दी जान लेंगे। ऑथर्स कंक्लूड करते हैं कि एंटी करप्शन स्ट्रेटजीज को एजुकेशन पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा। उनका कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट इंटीग्रिटी, यानी जब तक गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी नहीं होती तब तक एजुकेशन रिफॉर्म सस्टेनेबल नहीं बन सकते। यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब 2 टॉपिक बचे हैं, हम आएंगे चौथे टॉपिक पर। हम कोशिश करेंगे कि आप 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म कर दें क्लास, और हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। टॉपिक 4 है द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988।
नीड ऑफ द एक्ट विद संथानम कमेटी रिपोर्ट। करप्शन इंडिया में बढ़ रही थी, गवर्नेंस वीक हो रही थी। संथानम कमेटी 1964 ने रिकमेंड किया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC बनाए और स्ट्रिक्ट लॉज लाए। पोका 1988 बना ताकि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शंस हो और करप्शन को रोका जा सके। रोल ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो CBC एंड CBI। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB स्टेट लेवल पर करप्शन इन्वेस्टिगेट करता है। CBC हाई लेवल करप्शन केसेस में इंडिपेंडेंट वॉचडॉग का रोल, और CBI का रोल है नेशनल और सीरियस करप्शन केसेस में इन्वेस्टिगेट करना, इंटर स्टेट या इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट के लिए। इसका गोल क्या है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड 2018 अमेंडमेंट्स। 1988 एक्ट ब्राइब लेना, एब्यूजिंग पावर, क्रिमिनल मिसकंडक्ट कवर करता है, और 2018 का अमेंडमेंट पनिशमेंट बढ़ाया गया। 2018 के अमेंडमेंट में पनिशमेंट बढ़ाया गया, प्रोसेसेस फास्ट किए गए और कॉर्पोरेट ड्राइवरी भी इंक्लूड हुई। डिफिनीशंस देख लेंगे। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ड्यूटी एंड अनडू एडवांटेज। पब्लिक सर्वेंट मतलब सरकारी नौकरी या पब्लिक ऑफिस में काम करने वाला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जजेस, पुलिस, मिनिस्टर्स। पब्लिक ड्यूटी जो पब्लिक या स्टेट के लिए परफॉर्म की जाती हैं, और अनडू एडवांटेज पैसा, प्रॉपर्टी या सर्विस को ब्राइब के रूप में दी या ली जाती है। इसमें सब टॉपिक अगला है ऑफेंस कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट एंड ब्राइब गिवर एंड देयर पेनल्टीज। अगर पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेता है, मांगता है, एक्सेप्ट करता है या अपने अथॉरिटी का मिसयूज करके किसी को फेवर करता है तो ये ऑफेंस है। ब्राइब गिवर, जो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देता है वो भी ऑफेंस करता है। इसके लिए पेनाल्टीज क्या है? दोनों के इम्प्रिजमेंट हो सकता है मिनिमम 6 महीने से लेकर 7 साल तक, प्लस फाइन, और कुछ सीरियस केसेस में दोनों भी लग सकता है। सेक्शन 7 to 14 स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं ताकि करप्शन को कंट्रोल किया जा सके। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट्स, अगर कोई ब्राइब लेने या देने की कोशिश करता है, चाहे वो सक्सेसफुल ना हो, तब भी वो क्राइम माना जाता है। अटेम्प्ट करना भी पनिशेबल है और उसका पनिशमेंट ओरिजिनल ऑफेंस के बराबर ही होता है। सेक्शन 15 प्रिवेंटिव मीजर है जो करप्शन के अटेम्प्ट्स को भी डिटर करता है। सेक्शन 17 persons authorized to investigate and section 17A previous approval before inquiry or investigation। सेक्शन 17 CBI पुलिस या स्पेशली ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को करप्शन केसेस इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार देता है। सेक्शन 17A पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सैंक्शन लेना मैंडेटरी है, गवर्नमेंट अप्रूवल। पर्पज क्या है इसका? ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अननेसेसरी हरासमेंट और मिसयूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन से बचाव। सब टॉपिक H सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 19 रीड विद सेक्शन 197 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सेक्शन 19 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के प्रोसिक्यूशन के लिए गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना जरूरी है। सेक्शन 197 CRPC भी इसी सेफगार्ड्स का हिस्सा है जिसमें फ्रिवोलस केसेस से ऑफिशियल को प्रोटेक्शन मिलती है। ये सेक्शन अकाउंटेबिलिटी और मिसयूज प्रिवेंशन के बीच बैलेंस मेंटेन करते हैं। प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स अनड्यू एडवांटेज। सेक्शन 20 कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट अनड्यू एडवांटेज एक्सेप्ट करता है तो कोर्ट ऑटोमेटिकली गिल्टी होने का एजम्पशन करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड मतलब पब्लिक सर्वेंट पे शिफ्ट हो जाता है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव करे, और इससे करप्शन केसेस में स्ट्रॉन्ग डिटेरेंट इफेक्ट पड़ता है और इन्फोर्समेंट ईजी होती है। इसमें कुछ केसेस हैं इनको हम जल्दी से समझेंगे, और अगर इन केसेस को आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे तो सारे केसेस जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं सिर्फ WCC के नहीं बल्कि और सारे सब्जेक्ट के भी
उनको भी करवाएंगे और एकदम डिटेल में करवाएंगे। अभी इन केसेस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है केवल रिवीजन के तौर पर करवा दे रहे हैं। और अगर ये केसेस जल्दी चाहिए आपको तो आप केस का नाम कमेंट करिएगा, मैं वो केस जल्दी करवा दूंगा। पहला केस, कालीचरण महापात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे थे। उसने आर्गू किया कि अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो उसके खिलाफ केस नहीं चल सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आदमी अपने पास्ट एक्ट्स के लिए फ्री हो गया है। अगर उसने जब वो ऑफिस में था तब कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन या मिसयूज ऑफ पावर किया था तो उस पर ट्रायल और पनिशमेंट दोनों हो सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट रिटायरमेंट के बाद भी पीसीए के अंडर लाइबल रहता है और अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के साथ ख़त्म नहीं होती। दूसरे केस में क्या कहा जाता है, इस केस में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रैप ऑपरेशन में पकड़ा गया था जब उसने पैसा एक्सेप्ट किया ब्राइब के रूप में। कोर्ट ने कहा कि ब्राइब के ऑफेंस को प्रूव करने के लिए दो चीज़ें एसेंशियल हैं। पहला, डिमांड ऑफ ब्राइब, एक्यूज ने खुद पैसे मांगे हो, और एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब, एक्यूज ने वॉलंटरली पैसे लिए। तो सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी से कन्विक्शन नहीं हो सकती जब तक डिमांड प्रूव ना हो। की पॉइंट क्या है, डिमांड प्लस एक्सेप्टेंस दोनों का प्रूफ मैंडेटरी है। ये केस एविडेंसरी स्टैंडर्ड को स्ट्रांगली डिफाइन करता है ब्राइबरी केसेस के लिए। तीसरा केस है कन्वरजीत सिंह कक्कड़ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ कुछ गवर्नमेंट डॉक्टर्स के अगेंस्ट चार्जेस लगे कि वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करके पेशेंट से पैसा ले रहे थे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ पैसा लेना इलीगल ग्रेटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशनल सर्विस के लिए भी फीस ले रहे थे। क्योंकि डॉक्टर्स जो थे वो प्रोफेशनल सर्विस के लिए फीस ले रहे थे। जब तक ये प्रूव ना हो कि उन्होंने ऑफिशियल पावर मिसयूज किया हो या अपनी ड्यूटी का वायलेशन किया, तब तक वो एक्ट पीसीए के स्कोप में नहीं आता। इसमें की पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल फीस ये नॉट इक्वल टू करप्शन जब तक वो पब्लिक ड्यूटी की मिसयूज से लिंक्ड ना हो। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है करप्शन और प्रोफेशनल अर्निंग के बीच क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए। चौथा केस है अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई। इस केस में क्वेश्चन था कि क्या सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन जरूरी है जब एक्यूज्ड अब पब्लिक ऑफिस में नहीं है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने जब ऑफेंस किया तब वो ऑफिस में था लेकिन ट्रायल के टाइम तक ऑफिस छोड़ चुका है तो सेक्शन 19 के अंडर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती। की पॉइंट, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन सिर्फ तब चाहिए होती है जब एक्यूज्ड अभी भी ऑफिस होल्ड करता हो। ये केस ने क्लैरिफाई किया कि सैंक्शन का ऑब्जेक्टिव है करंट ऑफिशियल्स को अननेसेसरी हरासमेंट से बचाना, पर रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं। क्या है ये फिफ्थ केस, सीबीआई बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल वर्सेस रमेश केली। ये केस ने एक मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड था जहां बैंक ऑफिशियल्स ने क्रेडिट फैसिलिटीज़ का मिसयूज करके कुछ लोगों को अनलॉफुल एडवांटेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक ऑफिशियल्स चाहे प्राइवेट बैंक के ही क्यों ना हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशंस में आते हैं अंडर सेक्शन 2C ऑफ पीसीए, क्योंकि वो पब्लिक फंड्स हैंडल करते हैं और उनके डिसीजंस पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं। की पॉइंट्स क्या है, प्राइवेट बैंक ऑफिशियल भी पीसीए के अंडर लाइबल हैं अगर वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। ये जजमेंट ने करप्शन लॉ का स्कोप एक्सपेंड कर दिया। अब प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आ गए। ओवरऑल लीगल सिग्निफिकेंस, ये सभी जजमेंट्स मिलकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसीए 1988 के इंटरप्रिटेशन को और स्ट्रांग और प्रैक्टिकल बनाते हैं। लीगल प्रिंसिपल की केसेस और बनाते हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स बिल लाइबल, जिसमें रिटायर्ड ऑफिस, ये लीगल प्रिंसिपल्स हैं और उसकी की केसेस कौन। देखो,
कालीचरण महापात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स बी लाइबल। और के संथम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, डिमांड प्लस एक्सेप्टेंस दोनों जरूरी है। प्रोफेशनल अर्निंग्स, ये करप्शन नहीं होगा, ये किसमें बताया गया, कन्वरजीत सिंह कक्कड़ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। सैंक्शन नॉट नीडेड इफ नॉट इन ऑफिस, ये किसमें बताया गया, अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई में। और बैंक ऑफिसर्स भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, ये किसमें बताया गया, सीबीआई वर्सेस रमेश गेली में। कलेक्टिवली दीज रूलिंग्स स्ट्रेथन इंडियाज फाइट अगेंस्ट वाइट कॉलर क्राइम्स, इंश्योर प्रोसीजरल फेयरनेस एंड मेंटेन अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, चाहे पर्सन रिटायर्ड हो, प्रोफेशनल हो या बैंकर। यहाँ पे हमारा चौथा टॉपिक भी खत्म होता है। अगर इन सारे टॉपिक्स में अभी तक आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या फिर अगर आप उस पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं उस कमेंट पर, तो मैं दूसरी वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा। टॉपिक 5 है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। टॉपिक 5 द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट